हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो ये आपका जो है पेपर 2 है, जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप लोग यदि पहले बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ से आपका जो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र आपका जो है यहाँ से शुरू होता है, यानी कि पेडागोजी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते, थोड़ा इसे हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो 1 नंबर पे है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन ए में देखिए आपका क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे अभिकथन में बोला जा रहा है, यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में जो रूढ़िवादिता है उसको जो है तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। किन्हें? शिक्षकों को। तो अभिकथन में बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और कारण देखिए क्या है, कारण में बोला जा रहा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल यहाँ पे कारण भी आपका सही है। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है। और आपका जो यहाँ पे कारण यानी कि काउज भी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही, जो व्याख्या भी करना चाहिए वो व्याख्या भी कर रहा। तो सही यहाँ पे दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। तो देखिए, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि जब आपका अंतरात्मा खुद बोले कि हमें ये काम करना चाहिए, इस काम को करने में ही मेरा भलाई है, इसी काम से मेरा जो मंजिल है, मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और आपको खुद उस कार्य को करने में आपको जो है अंदर से जो है खुशी मिलनी चाहिए, आनंद आनी चाहिए, वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए इसमें खुशी वाली बात किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में देखिए क्या है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना पूरा करना, ये कोई आंतरिक अभिप्रेरणा वाली बात नहीं है। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी मान के चलिए आपके घर में जो है बड़े गार्जियन है, पिता है या माता है या भाई है, बड़े हैं आपसे, आप जो है उसके डर से यदि आप चीज़ों को करते हैं, पढ़ते हैं, तो वह जो है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी आपका जो है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। आपको जो है कहीं पे जो है कोई प्रतियोगिता हो रहा है, आप वहाँ पे जो लालच में जाके प्रतियोगिता में भाग ले लिए कि अगर हम फर्स्ट आ जाएंगे तो हमें जो है अवार्ड दिया जाएगा या राशि दिया जाएगा, तो वह जो है बाह्य रूप से अभिप्रेरित होना होता है। देखिए चौथा ऑप्शन, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। वहाँ पे देखिए वह व्यक्ति जो है व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, खुशी के लिए। उसे कोई कह नहीं रहा है कि आपको जो है ये वाद्य यंत्र बजाना है, वह खुद ब खुद अपने से बजा रहा है और उससे उस चीज़ को करने में आनंद भी आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका, निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। देखिए कथन में क्या बोला गया है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी क्या होगा, कठिनाई होगी। देखिए जब उसे जो है भाषा सीखना चाहिए, वह उस समय का जो वातावरण होता है उससे वह वंचित रह गया, तो बाद में तो उसे जो है कठिनाई यानी कि परेशानी तो सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन 1 में क्या है, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर है, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से भाषा का जो डेवलप होता है, लैंग्वेज का जो डेवलप होता है, क्या पूरी तरह से वह आनुवंशिक पर निर्भर होता? नहीं, ये गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है,
ये भी निगेटिव हो जाएगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाषा का जो विकास का जो एक समय होता है वह संवेदनशील काल होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। इस तरह से सारे ऑप्शन को आप लोग यदि देखिएगा तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है सही ऑप्शन की तरफ आप लोग चले जाएंगे। तो चलिए आगे है आपका क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो अधिगम का सामान्य सिद्धांत यह बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करेंगे तो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, पहले अवधारणाओं को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे फिर उसके भौतिक रूप में आए। सेकंड ऑप्शन है, पहले अवधारणाओं का संपूर्ण रूप परिचय दे और फिर उसके बारीकी पर आए। तो देखिए ये आपका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले अवधारणाओं का संपूर्ण रूप से परिचय दे दे, जो शिक्षक को पढ़ाना है उस अवधारणाओं के बारे में उसे पहले परिचय दे देगा और फिर उसकी बारीकियों पर आना, तब वह बच्चे जो है अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है आपका 5 नंबर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। एक शिक्षिका है वो अपने बच्चों में जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग देखिए, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। देखिए ग्रेड ये आपका निगेटिव टैगवर्ड के तहत आ जाएगा। बच्चे को जो ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए ये निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। विद्यार्थियों को याद करने के लिए, देखिए याद वर्ड आ गया, याद आपका क्या होता है, सीटेट के ऑप्शन में कभी भी आपको याद वर्ड दिखे, रटना दिखे, वे सभी निगेटिव हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। उसके बाद देखिए इसके बाद और भी एक ऑप्शन है, उसको हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। देखिए सबसे सटीक आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह शिक्षिका का अहम जो रोल होगा वो अहम रोल किस प्रकार होना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी करें। बच्चे को जो है उसे अवसर देना चाहिए कि खुद से वह अपने चीज़ों को करे, उस पर चिंतन करे, अमल करे, फिर अपने प्रगति का मूल्यांकन भी करे। कौन करे? बच्चा खुद करे। तो ये जो है शिक्षक का जो है भागीदारी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे फिर आपका अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए में बोला जा रहा, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पनाओं के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण में क्या बोला जा रहा, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता। देखिए यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कारण में कि गैर जो उदाहरण होता है वह विद्यार्थी को भ्रमित करता है। क्या बच्चे को सिर्फ उदाहरण देके ही समझाया जा सकता? गैर उदाहरण देके नहीं समझाया जा सकता। गैर उदाहरण देकर भी बच्चों को समझाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि गैर उदाहरण से विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है या भ्रमित करते हैं। तो ये इसीलिए ये आपका जो गलत हो गया। अभिकथन सही है, कारण आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन सही, कारण गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं का जो अधिगम होता है, अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? तो सारे ऑप्शन को आप लोग जब पढ़िएगा, देखिए इसमें सजा और शर्मिंदगी का डर है। तो सजा वाली वर्ड जब भी देखे तो आप लोग का नेगेटिव हो जाता है। प्रतिस्पर्धा ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अनुबंधन और पुनर्बलन, उसके बाद और एक ऑप्शन है आपका सहकारी अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सबसे सटीक है। तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से आप लोग जो है, तो इस तरह से सीडीपी के सारे क्वेश्चन को आप लोग यदि देखेंगे, एक बहुत
आसान तरीके से, तो आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा। तो आप लोग सीडीपी को सीडीपी समझेंगे कि बहुत ही भारी होता, बहुत ही भास्ट होता, नहीं बन पाता, तब तो फिर कुछ अलग हो जाएगा। आपको जो तोड़ तोड़ के उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा, तब आपके लिए वो जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो आप लोग यदि लगातार आप लोग इस तरह का सेट प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप लोगों को सीडीपी जो है बिल्कुल ही हलवा लगने लगेगा। तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे लिए जो है एक काम आप लोग ज़रूर कीजिए कि कम से कम वीडियो को जो है अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से हम जो है बार बार बोलते हैं, तो इतना यदि मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कम से कम जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। देखिए, जटिल समस्या से जूझ रहे कौन? अमन। तो समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? किसका? अमन का। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। देखिए, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, यहाँ पे हतोत्साहित वर्ड आ गया। जब भी हतोत्साहित वर्ड आप लोगों को दिखे, जोखिम दिखे, ये सारे नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, उसे उत्तर प्रदान करके, ये भी उतना कोई खास नहीं है। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये भी आपका नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। तो लेकिन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे को जब भी किसी भी ऑप्शन में प्रोत्साहित वाला वर्ड यदि आप लोगों को दिखे तो वह निश्चित तौर पे आपका जो पॉजिटिव होता है। तो बच्चा जो है किसी भी समस्या समाधान के लिए वह जो है जूझ रहा अमन, तो उसको जो है उस प्रकार का जो समस्या समाधान का जो कौशल होता है, स्किल होता है, उसको डेवलप करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आपकी भागीदारी है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो बोध आधारित शिक्षण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मौनक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 2 को टिक कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। एक बच्चा है वो जो है पठन वैकल्प से जो है क्या हो रहा है, जूझ रहा है, तो उसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसे पढ़ना कैसे सिखाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये कोई खास नहीं है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, देखिए दंड वाली बात आ गया, ये अभी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्च ग्रेड स्तर का पठन ग्रंथ प्रदान करके, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को जो है पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो कक्ष में होते हैं वो अन्य बच्चों से किस तरह भिन्न होते हैं, वो आपको बताना है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे में क्या क्या गुण होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वह कक्ष में जो अन्य बच्चे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे में जो समझ की जो है अग्रवर्ती गहनता होती है, सही बात है। सीखने की जो है तेज गति होती है। गॉड गिफ्टेड बच्चे किसी भी चीज़ को जो है जल्दी सीख जाते हैं, तेज गति से सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। उसके बाद देखिए समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हुए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास की तेज गति, ये कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो है ए और बी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग वैसे भी छोड़ सकते हैं। जिस ऑप्शन में सी रहेगा तो वह तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए दूसरों पर निर्भर, गॉड गिफ्टेड बच्चे जो है कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। देखिए इसमें भी सी है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सी ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सी है, ये नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में सी नहीं है, तो ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रवण बाधिता मतलब कि बच्चे जो है सुनने में उसे जो है परेशानी है, तो उसे हम लोग श्रवण बाधिता के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर है आपका, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं है डैश में समान है जबकि डैश में वह भिन्न है। तो ये जो है किस में समान हो जाएगा, तो समान आपका जो है समायोजन में आपका जो समान हो जाएगा और संशोधन में आपका जो है वह भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, ज्ञान व्यक्तिपरक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नहीं में है, तो क्वेश्चन नहीं में है तो आपका जवाब भी नहीं में होगा। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित। देखिए प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बाहरी रूप से प्रेरित कर रहा, तो ये आपका जो है निगेटिव बन गया यहाँ पे। तो नहीं का भाई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी होता है। तो एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे किस प्रकार के होते हैं। अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रगतिशील कक्ष का मतलब होता है कि बच्चे जो है प्रश्न पूछते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछते हैं, तो ये गलत हो गया। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही हो जाएगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो सिर्फ आपका जो है ए आपका नहीं होगा, यानी कि बी, सी और डी। तो बी, सी, डी ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोग जो है 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन है उसे हम लोग आगे वाले पार्ट पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।